नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी है। लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण क्या है? श्री वरदराज विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये श्री वरदराज की जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसका आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में है, देखिए, स्वरों के भेद। और स्वरों के जो हम भेद पढ़ रहे थे, स्वरों के भेद में सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्वरों के 3 आधार पर भेद होते हैं। तो एक तो देखिए आपने पढ़े कालकृत भेद, दूसरे पढ़े स्थान सभाकृत भेद, और तीसरे पढ़ेंगे नासिकाकृत भेद। अब हमें पढ़ने विद्यार्थियों ये जो नासिकाकृत भेद हैं, अब हम पढ़ेंगे इन नासिकाकृत भेदों को कि नासिका के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो जाते हैं। तो देखिए, एक सूत्र है, मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये है मुख नासिका वचनोनुनासिका। देखिए विद्यार्थियों, यह हमारा सूत्र है और यह सूत्र क्या कह रहा है कि 2 भेद और हो जाते हैं नासिका के आधार पर। तो देखिए, एक तो होता है हमारा अनुनासिक और एक होता है अनानुनासिक। एक अनुनासिक और दूसरा अनानुनासिक। तो अनुनासिक को जब हम व्यक्त करते हैं तो ऐसा चिन्ह लगाते हैं, जो चंद्रबिंदी बोलते हैं जिसको आप, वह चिन्ह लगाया जाता है। कब? जब आप अनुनासिक को बताएंगे। और निरनुनासिक, या हिंदी में इसको निरनुनासिक कहते हैं और संस्कृत में अनानुनासिक। तो ये ऐसे होता है। तो इस प्रकार से जो हमने पहले आप पढ़े थे 9 स्वर पढ़े थे, और 9 स्वर पढ़े थे कौन से? पहले, सबसे पहले तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत काल के आधार पर भेद हो गए थे। उसके बाद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भेद हो गए थे। तो 3 तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और 3 उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इस प्रकार से क्या है 9 भेद हो गए थे। अब उन 9 के भी अनुनासिक होते हैं और अनानुनासिक होते हैं। तो अनुनासिक के 9 और अनानुनासिक के 9, इस प्रकार से विद्यार्थियों 18 भेद हो जाते हैं किसी भी स्वर के। अब देखिए, अनुनासिक किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा दी है वरदराज ने ये सूत्र लिया है अष्टाध्यायी से। और अष्टाध्यायी में परिभाषा दी गई है, मुख नासिका वचनोनुनासिकः, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। कि मुख सहित यानी मुख के साथ, मुख से तात्पर्य क्या होता है? मुख में जो विद्यमान उच्चारण स्थान है। तो मुख सहित नासिकया यानी मुख और नासिका से जो बोला जा रहा वर्ण होता है। तो मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो, यानी मुख सहित नासिका से
बोला जा रहा वर्ण, यानी मुख और नासिका से जो बोला जा रहा वर्ण है अनुनासिक संज्ञा स्यात्, उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। क्या बताया? मुख सहित नासिकया, मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाणो वर्णो, बोला जा रहा वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। अर्थात जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोला जाता है उसको कहते हैं हम अनुनासिक, और जो केवल मुख से बोला जाता है उसको कहते हैं अननुनासिक। अब देखिए क्या कहते हैं, तदित्थम, जैसे अ ई उ री, ये 4 वर्ण गिनाए अ ई उ री। तो ये जो अ ई उ और री हैं, इन 4 वर्णों के एषां वर्णानां प्रत्येकम, ये जो वर्ण हैं इनके प्रत्येक के अष्टादश भेदा, अष्टादश कहते हैं, अष्ट कहते हैं 8 और 10 कहते हैं 10, यानी 18 भेद होते हैं। क्या बताया है पाणिनि जी ने कि अ ई उ री एषां वर्णानाम, यानी यह जो वर्ण है अ ई उ और री, इन वर्णों के प्रत्येकम, प्रत्येक के अष्टादश भेदा, 18 भेद होते हैं, और लिरि वर्णस्य द्वादश, तो लिरि जो वर्ण होता है उसके 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि तस्य दीर्घाभावात्, दीर्घ अभावात्, यानी वह जो लिरि वर्ण होता है, जैसे आप पढ़ते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, ये लिरि वर्ण होता है, तो इस लिरि वर्ण को कभी भी दीर्घ नहीं माना जाता है। यह ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है। तो दीर्घ वाले 6 भेद घट जाते हैं, इसलिए लिरि वर्णस्य द्वादश, 18 में से 6 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12। तो इसके केवल ह्रस्व वाले और प्लुत वाले भेद होते हैं, दीर्घ नहीं होता है लिरि वर्ण। इसी प्रकार से एचाम अपि द्वादश, एच में आप जानते हैं आ जाते हैं ए ओ आई और औ, ये जो वर्ण हैं इनके भी क्या होते हैं? 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12 भेद। क्यों होते हैं भैया? कि 12 भेद इसलिए होते हैं, तेषां ह्रस्व अभावात्, कि वे जो वर्ण हैं कौन से? एच, ए ओ ऐ औ, उनका कभी भी ह्रस्व नहीं होता है, और इसलिए उसके भी कितने हो जाते हैं विद्यार्थियों? 12 भेद हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिक, कि मुख और नासिका से जो वर्ण बोला जाता है उसको कहते हैं अनुनासिक, और जो केवल मुख से बोला जाता है उसको कहते हैं अननुनासिक। और ये जो 4 वर्ण हैं इनके प्रत्येक के 18 भेद हो जाते हैं, और लिरि वर्ण के 12 और एच के भी 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि लिरि वर्ण तो दीर्घ नहीं होता है और एच ह्रस्व नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या विद्यार्थियों पूर्ण हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे आगे वाला सूत्र। अब इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम। एक तो इसके बाद जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है सवर्ण का सूत्र। कौन सा पढ़ना है? कि सवर्ण का सूत्र है, सवर्ण संज्ञा किससे होती है। तो तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, यह एक सूत्र है, इसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो मुख में उच्चारण स्थान है उनको पढ़ेंगे, फिर प्रयत्न पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम संज्ञा प्रकरण को पूरा करेंगे विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।